नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड के सिविल अस्पताल में उचित उपचार न मिलते मरीजों के परिजनों ने मचाया हंगामा। सिलवासा भाजपा के कार्यालय पर अंधेरे में लहराता रहा तिरंगा। वलसाड जिला में लव जिहाद के मामले बढ़ते हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। दादरा नगर हवेली में जल्दी शुरू होगी एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल। अब समाचार विस्तार में। वलसाड सिविल फिर आई विवाद में, परिजनों का गंभीर आरोप, मरीज को ऑक्सीजन न देकर मरीज की हुई मौत। वलसाड सिविल में वापी के एक मरीज की मौत होते परिजनों द्वारा सिविल अस्पताल में कोरोना मरीज का योग्य इलाज न देते होने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि इलाज के हेतु लाए व्यक्ति को ऑक्सीजन न मिलते मौत हुई है और मरीज पॉजिटिव है, ऐसा सिविल हॉस्पिटल से बताने में आ रहा है। रिपोर्ट 3 दिन बाद आता है तो इलाज के लिए आए मरीज का रिपोर्ट 1 घंटे में कैसे आ गया। परिजन द्वारा पूरे मामले की योग्य जांच की जाए ऐसी मांग कर रहे हैं। उमरगांव के न्यूज़ हाउसिंग सोसाइटी में रहते मोहम्मद हुसैन चुनावाला का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ते प्रथम इलाज हेतु वापी ले जाने में आया था, पर वहां सांस लेने में मुसीबत होते इलाज हेतु वलसाड सिविल में ले जाए ऐसी सलाह चिकित्सक द्वारा देते 108 एम्बुलेंस में वापी से वलसाड सिविल हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जहां मरीज को कोविड रूम में दाखिल करने में आया और परिजन को अंदर नहीं जाने दिया और 1-2 घंटे के बाद उनकी मौत हुई होने के समाचार परिजन को देते सदमा लगा था। अचानक 1 घंटे पहले ही आए मरीज सिविल में आने के बाद मौत होते परिजनों ने सिविल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जब मोहम्मद हुसैन को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में आया तब ऑक्सीजन सिविल में योग्य नहीं चल रहा था। 108 एम्बुलेंस के मेडिकल ऑफिसर ने भी बताया था, पर सिविल के कर्मचारी और डॉक्टर ध्यान न देते हमें हमारा स्वजन गुमाना पड़ा है। परिजन पूरे मामले रोष में आकर जांच की मांग कर रहे थे। तब दूसरी ओर वापी से लाने में आए मरीज 1 घंटे में कोरोना पॉजिटिव होने का रिपोर्ट भी कैसे दे दिया, यह जानकर भी परिजन चकित हुए हैं। परिजन का कहना है कि सामान्य रूप में कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आते 3 दिन लगते हैं। तब मोहम्मद हुसैन की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा मचाकर सिविल के इलाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। અમારા હાથે મારા દોસ્તારનો સસરો હુસેનભાઈ, એમને ખાલી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હતી। 108માં એમને લઈને આવ્યા વલસાડ સિવિલમાં લાવ્યા તો 108 વાળાએ ઓક્સિજન લગાડ્યું, 10 પોઈન્ટનું કીધેલું, પણ અહીંયા જઈને જોયું તો ઓક્સિજન એમનું બરાબર નથી, ઉપર ચડતું જ નથી, બરાબર ને અમે લોકોએ એ લોકો પાસે પૂછ્યું કે ભાઈ અમારા સગાવાળાને શું થઈ ગયું, કોઈ રિસ્પોન્સ નથી ને જે કે પટેલ જે છે બોડી હેન્ડઓવર કરે એ કોઈને જવાબ આપતો નથી ને 50થી 60 કોલ કર્યા, ફોન ઉચકતો નથી। હવે અમને બોલાવીને અંદર હું કહી તમે શાંતિથી વાત કરો કે તમને જ્યાં બોડી લઈ જવાની હોય ત્યાં અમે તમને પરમિશન આપીએ, પણ અમારું સાહેબ એવું છે કે અમારે બોડી ખોલીને જોવાની છે કે એને શું થયેલું છે। નેક્સ્ટ ટાઈમ અમને 3 દિવસનું કીધેલું ને હમણાં સાહેબ અડધો કલાકમાં એમ કે એક રિપોર્ટ આવી જાય। અમારે છે ને હોસ્પિટલમાં લાવ્યા બાદ એ લોકોની લાપરવાહીના લીધે ઓક્સિજન એનું બરાબર ચાલવાના ના કારણે અમારો પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ ગયો વલસાડ સિવિલમાં। પગલાં લેવા જોઈએ સાહેબ, કોઈ બી ગરીબ માણસ હોય, કોઈના પાસે ખાવાના ઠેકાણા નહીં હોય, એ લોકો અહીંયા આવે ને કોઈને મળવા નહીં લે સાહેબ, ને આવે ને 2 કલાકમાં મરીને જાય, એનો સાહેબ સુધારો થવા જોઈએ। બસ અમારે બીજું કંઈ નહીં જોઈએ, કોઈના હાથે બી ખોટું નહીં થવા જોઈએ। मेरे पापा को थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हम लोग वापी में दिखाए, वापी वाले यहाँ लेके आओ, तो हम लोग 108 पे ला रहे थे, तो अब्बा हम लोग से बात कर पा रहे थे। अब्बा बोले थे कहाँ लेके जा रहे, हम लोग ने बोले वलसाड लेके जाओ। वो लोग क्यों, इलाज कराने। हम लोग यहाँ पर लाए ना, यहाँ वो 108 ने बोला 10 पॉइंट पे रखो ऑक्सीजन, तो अंदर लेके गए, बोलते ये ऑक्सीजन ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, उसका पॉइंट ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, बोले ऑक्सीजन ख़राब है। तो अंदर लेके गए, बोलता रिपोर्ट आने में 1 दिन लगता है, तो लोग रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर हम लोग ने दे दी, बोले भी पॉजिटिव है। ऐसा हम लोग को देर पोस्टमार्टम करने बोले नहीं है, तो हम लोग को लेके जाने नहीं दे रहे। अभी ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा था, ये लोग ने बराबर ध्यान नहीं दिए थे। 108 ने बोला था ऑक्सीजन बराबर काम नहीं कर रहा है, देखो ऑक्सीजन चेक करो, ये लोग ने बराबर ध्यान नहीं दिए। लोग की गलती है, लोग को कुछ ऑप्शन तो उठना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ।
तो हम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा है। हम लोग को बोलता बाहर बैठो। हम लोग अब से बाहर बैठे तो हम लोग पूछे क्या हुआ, हम लोग को बोलता अभी ठीक है अपना कोरोना फ्री पॉजिटिव है, बोलता कोई नहीं। तो हम लोग को बोला ICU में रखा गया, हम लोग को बता ही नहीं जा रहा क्या हो रहा है क्या। बाद में बोलता है ऑफ हो गया, ऐसा बोलता है। इन लोग के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वलसाड की सिविल हॉस्पिटल में बनाने में आई कोविड-19 हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही सामने आई। एक दिन में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज न मिलते मौत होते मरीज के परिजनों ने हंगामा मचाया, जिसकी जानकारी पुलिस को होते वलसाड सिटी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पर तैनात की। वलसाड जिला में दिन ब दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तब वलसाड जिला वहीवटी तंत्र और आरोग्य विभाग कोरोना संक्रमण न बढ़े इसलिए जिला में प्रयास कर रहे हैं। तब बात करें तो वलसाड में बनाने में आई कोविड हॉस्पिटल में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो रही है। कोविड हॉस्पिटल में एक दिन में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज को योग्य इलाज न मिलते मौत होते परिजनों द्वारा हंगामा मचाने में आया था। सिविल अस्पताल में इलाज ले रहे कोरोना के मरीजों को सिविल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में जरूरी इलाज न मिलता होने का परिजनों ने आरोप लगाया है। तो बिना रिपोर्ट के मौत होते परिवार में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी मात्रा में परिवार के लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस को जानकारी होते बड़ी घटना ना हो इसलिए हॉस्पिटल पर वलसाड सिटी पुलिस की टीम का बंदोबस्त भी करने में आया था। बार बार हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से लोगों की मौत होने के बावजूद भी जिला वहीवटी तंत्र और पुलिस तंत्र द्वारा मौन रखने में आ रहा है। મારા ફાધરને આ લોકોએ એમ કીધું કે તમારા ફાધર વેન્ટિલેટર પર છે। આજે બપોરે મારા પપ્પા વેન્ટિલેટર પર નહીં હતા અને આ લોકો એમ કહે કે વેન્ટિલેટર પર છે। અમે જ્યારે એમને એમ કીધું કે અમને જોવું છે, લોકો મારા પપ્પાને વિડીયો કોલ કરીને જોવું છે, તો આ લોકો એમ કે 10 મિનિટ 5 મિનિટ 15 મિનિટ ઊભા રહેવો। ત્યાં એના પછી એ લોકોએ વેન્ટિલેટર લગાવ્યું। આ લોકો આટલી બધી બેદરકારી કરી શકે। કાલે મારા પપ્પાનું 92 93 એટલું ઓક્સિજન હતું, આજે કેવી રીતે આજે ડેથ બતાવે છે એ લોકો। અને કોરોના માટે અમે એમને એમ કહીએ છીએ કે અમને રિપોર્ટ બતાવો, તો રિપોર્ટ પણ નથી બતાવતા ને શું ટ્રીટમેન્ટ કરી છે એ લોકોએ। ફાઇલ અમે ફક્ત જોવા માંગી કે ભાઈ અમને ફાઇલ બતાવો, ફાઇલ બી નહીં બતાવે એ લોકો, ના પાડે, ના કોઈ રિપોર્ટ બતાવે છે કે કોરોના પોઝિટિવ છે યા કઈ છે, કઈ જ નહીં બતાવે। અમે ગયેલા હતા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં, પણ એમને બધાએ એમ જ કીધું સિવિલમાં જાઓ। એ પ્રમાણે અમારે છેલ્લે સિવિલમાં આવવા પડ્યું। અમે કોઈ હોસ્પિટલ લીધા નહીં, છેલ્લે અમારે સિવિલમાં આવીને એડમિટ કરાવવા પડ્યા। એમણે કીધું સર્ટિફિકેટ લાવજો। સર્ટિફિકેટ માટે એમણે એપ્લાય કર્યું કે ચાલો અહીંયાથી સર્ટિફિકેટ 2 દિવસમાં મળી જાય ને પછી અમે પ્રાઇવેટમાં મૂકી દઈશું, કેમ કે અહીંયાની બેદરકારી એટલે બહુ ઘણી ખરાબ, બરાબર। એના પછી અમે જ્યારે એમને રિપોર્ટ માટે એપ્લાય કરીએ તો એ એમ કહે ના હજુ નથી આવ્યો, ને મારા ડેડીને પોઝિટિવ પેશન્ટ સાથે એટેચ કરીને મૂકી દીધા એક જ રૂમમાં। આજે ને જ્યારે એમની 4 દિવસ પછી ડેથ થઈ છે, તો ત્યારે મેં એમને કીધું કે રિપોર્ટ શું હતો, તો કે હજુ આવ્યો નથી, હું તમને કાલે આપી દઈશું। હવે માંગે છે કે તમારી બોડી જે મારા ફાધરની છે એ એમને જોઈએ, કેમ કે એ પોઝિટિવ છે। કયા એંગલે પોઝિટિવ હોય, જ્યારે મને રિપોર્ટ જ નહીં મળી 2 દિવસ પછી જે રિપોર્ટ મળવી છે એના પોઝિટિવ નહીં મળે ના નેગેટિવ નહીં। ને આજે જ્યારે મેં મારા ડેડીની બોડી જ્યારે લઈ જવા માગું છેલ્લે એ લોકો કહે છે કે મારે આ બોડી પોઝિટિવ હોય। ફાધરને વેન્ટિલેટર પર મૂકવા આવ્યું એમ કહે છે, 5-6 વાર મેં અહીંયા પૂછવા આવ્યો એમ કહે છે વેન્ટિલેટર પર છે તમારો ફાધર અને સિરિયસ છે। પછી પછાડથી જરાક આમ તેમ મને ખબર પડી, જ્યારે દેખાયું મને તો મારા ફાધર વેન્ટિલેટર પર નહીં હતા, ને આજે એમના લીધે લાસ્ટમાં મારા ફાધરની હાર્ટબીટ જ ચાલતી હતી અને લાસ્ટમાં આજે એમની ડેથ થઈ। ખબર નથી કે શું રીઝન એ આપતા છે બરાબર, કેમ કે આમાં થોડી डेथ થાય છે। दादरा नगर हवेली में 67वां मुक्ति दिन सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में रविवार को 67वां मुक्ति दिन मनाया गया। दादरा नगर हवेली को 2 अगस्त 1954 के दिन पोर्टुगीज की गुलामी से आज़ादी प्राप्त की थी और साल 1961 में अखंड भारतवर्ष में संकलन हुआ था और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीधा कारोबार हो रहा है। परंपरागत तौर पर रविवार के मुक्ति दिन का कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर संदीप कुमार द्वारा झंडा लहराने में आया था। कोरोना महामारी के बीच यह कार्यक्रम सादगीपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी नियमों के अनुसार मर्यादित मात्रा में लोग उपस्थित रहे थे, जिसमें सांसद मोहन डेलकर, सिलवासा पालिका प्रमुख राकेश सिंह चौहान, जिला पंचायत प्रमुख रमन काकवा और उच्च अधिकारी उपस्थित रहे थे।
कलेक्टर संदीप कुमार सिंह ने अपने भाषण में प्रदेश के विकास की रूपरेखा दी थी। स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्योग के स्तर पर हुए विकास की बात की थी। प्रदेश में कोरोना महामारी के सामने व्यूहात्मक रूप से कामगिरी कर सबसे कम मृत्यु दर रखा है। कोरोना के कारण प्रदेश में सिर्फ एक मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की अच्छी कामगिरी उजागर हुई है। सभी को सरसब्ज दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 66 वर्ष पूर्व दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा शहर की आज़ादी के साथ इस प्रदेश में पुर्तगाली सत्ता का अंत हो गया था। सर लुइस डी गामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्री दादरा नगर हवेली की स्थापना की थी। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जहां भारत देश की आज़ादी सन 1947 में प्राप्त हुई थी, वहीं यह प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली सन 1954 में अपनी आज़ादी प्राप्त कर पाया था। दादरा एवं नगर हवेली की आज़ादी में आज़ाद गोमंतक दल, कम्युनिस्ट पार्टी एवं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवास की अहम भूमिका रही है। सन 1954 से 1961 तक इस प्रदेश को फ्री दादरा एवं नगर हवेली के नाम से जाना जाता था और यहाँ की प्रशासनिक गतिविधियाँ वरिष्ठ पंचायत के द्वारा चलाई जाती थी। सन 1961 में केजी बदलानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को एक दिन के लिए दादरा और नगर हवेली का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिससे कि एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर इसे औपचारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बना सके। 11 अगस्त 1961 से यह प्रदेश भारतीय संघ का एक हिस्सा रहा है और 26 जनवरी 2020 से यह प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का एक भाग बन गया है। आजादी के बाद तीव्र गति से इस प्रदेश का विकास प्रारंभ हुआ। मुख्यतः यहाँ लोगों की कृषि एवं छोटे मोटे कुटीर उद्योगों पर निर्भरता थी, परंतु 1970 के दशक में औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक पिछड़ा प्रदेश घोषित कर औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी मुहैया कराई गई, जिससे कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो और आज के दिन यह प्रदेश पूरे देश में एक इंडस्ट्रियल हब की तरह उभर कर सामने आया है, जहाँ टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, केबल इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। आज के दिन इस कोरोना महामारी के वक्त भी इस प्रदेश से उत्पादित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे विश्व में पहुंचा है और सैनिटाइजर, पीपीई किट, N95 मास्क का भी उत्पादन हुआ, जिससे देश में इसकी कमी को पूरा किया जा सका है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, जिसका लाभ इस प्रदेश की जनता को मिल रहा है। एक बदलते हुए दादरा एवं नगर हवेली की तस्वीर आपके सामने है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हाईवेज का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ सिलवासा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन होने के बाद कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुके हैं, जैसे पंचायत मार्केट का रीडेवलपमेंट, कोर एरिया का सौंदर्यीकरण, 24/7 पानी की घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, व्यापक पैमाने पर सीवरेज की व्यवस्था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स, इलेक्ट्रिक बस सेवा इत्यादि शामिल है। चंद दिनों में इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होगा, जिससे इस शहर को एक नागरिक की जरूरतों के अनुकूल सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। दादरा नगर हवेली भाजपा मुख्यालय पर रात के अंधेरे में लहराता रहा तिरंगा, कांग्रेस ने की कार्यवाही की मांग। दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस पर सिलवासा अटल भवन में भाजपा पदाधिकारियों ने राष्ट्रध्वज फहराकर सलामी दी, लेकिन तिरंगा फहराने के बाद इसे समयानुसार सम्मान के साथ उतारना भूल गए और राष्ट्रध्वज रात 10 बजे तक लहराता रहा। बाद इसकी सूचना स्थानीय पदाधिकारी को दिए जाने के बाद राष्ट्रध्वज उतारा गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी भवन स्थित भाजपा कार्यालय में यूटी भाजपा के संगठन मंत्री विवेक धाड़कर रहते हैं।
इसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रभु टोकिया ने गृह मंत्रालय, दादरा नगर हवेली जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए जिम्मेदार भाजपा अधिकारियों के खिलाफ भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत कार्यवाही करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा रात के अंधेरे में नहीं लहराया जा सकता है। જે ભારતીય ધ્વજ જેમ બધાને ખબર છે કે દેશની માન સન્માનની વાત જ્યારે આવતી હોય તો રાષ્ટ્રધ્વજ પહેલા આવે છે। આજે આખા દેશમાં રાષ્ટ્રધ્વજને લઈને જરાક પણ કંઈક અપમાન કરવાની વાત આવતી હોય તો તેના ઉપર દેશભરમાં વિરોધ થઈ શકે છે। આ જ મામલો મને ગઈકાલે બપોરે ધ્યાનમાં આવ્યો। અમુક સાથીઓ દ્વારા મને મેસેજ મળ્યો કે દાદરાનગર હવેલી દમણ-દીવ જે ભાજપા કાર્યાલય પર અટલ ભવન પર રાત્રિ દરમિયાન એ ફ્લેગ ફરકતો જોવામાં આવ્યો છે અને એના ફૂટેજ મારી પાસે આવ્યા, કંઈક ફોટો મારી પાસે આવ્યા અને મેં જોયું કે જોયા બાદ મને એવું લાગ્યું ખરેખર આ રાષ્ટ્રધ્વજનો અપમાન થઈ રહ્યો છે। તો તેના માટે તત્કાલ ધોરણ પર વગર કોઈ રાજકીય મતભેદ વગર રાષ્ટ્રધ્વજના માન સન્માન માટે અને એક જાગૃત યુવા સાથે એક પ્રદેશની દાદરાનગર હવેલી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના જે એક જવાબદાર વ્યક્તિ છું તો એ મામલા પર તત્કાલ એના પર નિર્ણય લીધો અને ટીમ સાથે ચર્ચા કરીને એના પર શું કાયદાકીય કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકાય। તો એના પર તત્કાલ અમારી ટીમે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તિરંગા અપમાન અધિનિયમ તહેત એના પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ, જેમાં અમે કીધું હતું કે ભાઈ ઘણા એવા નિયમો છે। ત્યારબાદ ઘણી બધી સોશિયલ મીડિયા પર એના પર ટીકા ટિપ્પણી શરૂ થઈ ગઈ કે ઘણી ગમે કે ભાઈ આર્ટિકલ 19ના આધીન સ્વતંત્ર રૂપે કોઈપણ નાગરિક રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી શકે છે। ઠીક છે, સોશિયલ પર જે તથાકથિત બુદ્ધિજીવી લોકોએ એના પર ચર્ચા કરી તો એ લોકોને મારે જવાબ આપવાનો છે કે રાષ્ટ્રધ્વજ આ દેશની આન માન અને સન્માનની વાત જ્યારે આવતી હોય અને આ દેશની સૌથી મોટી જે હાલમાં કેન્દ્ર સરકારમાં બેસેલી પાર્ટીની એક જવાબદાર પક્ષના લોકો અને એમના કાર્યાલય પર જ્યારે રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરવાની વાત આવતી હોય અને એના પર એ લોકોને બચવા માટે નવા નવા પેતરાઓ શોધી રહ્યા છે લોકો। એ લોકોને મારે કેવું છે કે ભાઈ દાદરા નગર હવેલી 2 ઓગસ્ટ મુક્તિ દિવસ દેશના દાદરાનગર હવેલીના જે સ્વતંત્ર સેનાનું માન સન્માનમાં દર વર્ષે કાર્યક્રમ કરવામાં આવે અને એના અનુરૂપ જે લોકોએ પણ પ્રોગ્રામ કર્યો હોય પણ એ દિવસે ભાજપા અને તેના આગેવાનો અને એમના જે કાર્યકર્તાઓ હતા એ લોકોએ એ કાર્યક્રમ કરીને ધ્વજવંદન કરીને એ લોકો ભૂલી ગયા અને એની સાથે મને એ પણ ધ્યાનમાં આવ્યું દાદરાનગર હવેલી જે કલેક્ટર કાર્યાલય પર બી ધ્વજવંદન થયું હતું। એ ધ્વજવંદનને એ સેમ સમયમાં મને મારા પાસે જે રિપોર્ટ્સ આવ્યો છે એ સેમ સમયમાં ત્યાં પર જોવામાં આવ્યું પણ ત્યાં તપાસ કરી ત્યાં ફ્લેગ ફરકતો નહીં હતો। તો મારે એ જ કહેવાનું છે કે જ્યારે દાદરાનગર પ્રશાસન દ્વારા કલેક્ટર કાર્યાલય પર જ્યારે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે એમને માન સન્માનથી ઉતારીને મૂકી દીધો। ત્યારે ભાજપાના લોકોએ કે ભાજપાના જે નેતાએ અટલ ભવન પર આ જે ધ્વજવંદન ફરકતો એમાં બેદરકારી અને લાપરવાહી અને બિલકુલ રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે। એની સાથે જે સુપ્રીમ કોર્ટને એ લોકોએ વાત કરી રહ્યા છે એ બાબતે મારે તમારે કહેવું જોઈએ કે 2009 ની વાત કરી રહ્યા છે લોકો સુપ્રીમ કોર્ટ ગાઈડલાઈન તો એમાં જ એક ક્યુ આપેલું છે, એમાં ક્લિયરલી સાફ કહેવામાં આવેલું છે કે આ જે 2002 જે ભારતીય ધ્વજ સંહિતા ઇન્ડિયન ફ્લેગ કોડના તહેત એમાં પ્રોવિઝન છે કે કોઈક વાર એવું છે કે ભાઈ રાત્રે બી ફરકાવી શકે એવો પ્રોવિઝન છે પણ એમાં પણ આ જે 2000 ઇન્ડિયન ફ્લેગ કોડ 2002ના આધીન એમાં અમુક નીતિ નિયમો બનાવવામાં આવેલા છે જેમાં એવું કહેવામાં આવશે કે જ્યારે બી કોઈ બી રાત્રે અગર એ ફ્લેગ ફરકાવવામાં આવતો હોય તો કમસે કમ જે સ્તંભ હોય છે ફ્લેગનો સ્તંભ હોય છે એ ઓછામાં ઓછો 100 ફૂટનો
હોવું જોઈએ એમ. અને એની સાથે જ તેના પર એકદમ સાફ સુથરું દેખાવું જોઈએ, જરા પણ એના પર ડાર્કનેસ નહીં હોવું જોઈએ, એવી રીતે આ દેખાવું જોઈએ. પણ અહીંયા આજે ભાજપ કાર્યાલય પરથી જોવામાં આવ્યું એવું કશું નહીં હતું વસ્તુ પર. અને હમણાં જ્યારે આ વસ્તુની ફરિયાદ જ્યારે ધ્યાનમાં લાવવામાં આવી, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયને ફરિયાદ કરવામાં આવી, અહીંના ડીએમને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, અહીંના એસપી કાર્યાલયમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, ત્યારે એ લોકોને ધ્યાનમાં આવ્યું કે આજે અમારા ઉપર જે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે એ ખોટી અફવા છે અને અસામાજિક તત્વો દ્વારા કરવામાં આવી છે. દાદરા નગર હવેલી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના એક જિમ્મેદાર જવાબદાર વ્યક્તિએ આ ફરિયાદ કરી છે અને આ બાબતમાં ઓકે તો જે આ બાબતમાં સોશિયલ પર ટીકા ટિપ્પણી થઈ રહી છે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભાઈ આ જે લોકોએ ફરિયાદ કરી છે એ લોકોએ ગેરજિમ્મેદારના તરીકેથી ડીએમ કાર્યાલયમાં ફરિયાદ કરી છે. તો આપણા ચેનલના માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ આવા પ્રદેશના લોકોને કે, અને એ પણ સાથે કહેવામાં આવ્યું કે આ એક રાજકીય સ્ટન્ટ છે, રાજકીય વિરોધ કરવા માટે, રાજકીય ફાયદા લેવા માટે કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણા ચેનલના માધ્યમથી એવા લોકોને મેં કહેવા માંગુ કે દાદરા નગર હવેલીમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા એવા દરેક મુદ્દાઓ પર શાસન પ્રશાસન સમક્ષ વિરોધ કરી રહ્યા છે, આવા દેખાવી રહ્યા છે. જ્યારે દાદરા નગર હવેલીમાં જે વિકાસ નામ પર વિનાશના કામો થઈ રહ્યા છે, જે જગ્યા પર આ પ્રદેશ જે ભાજપાની જે પાર્ટી છે, જે ભાજપાના જે નેતાઓ છે, એ લોકોએ શાસન પ્રશાસન સામે જ્યારે લડવાની વાત આવતી હોય ત્યારે મુંગેરીલાલ બનીને એ લોકો બેસી જાય છે. જ્યારે કોઈ પાર્ટી વિરોધી કે પાર્ટીની સાથે કોઈ ચર્ચા કરવાની વાત હોય ત્યારે વિરોધ કરવા માટે લોકો રોડ પર ઉતરી વાત કરી રહ્યા છે. તો આપના ચેનલ માધ્યમથી કહેવા માંગુ કે ભાજપના જે પણ પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે એ લોકોએ બિલકુલ ગેરજિમ્મેદાર રીતે ફ્લેગ્સનો અપમાન કરવામાં આવ્યો છે અને એના માટે જે આજ પણ એના પર કાયમ શું જે એ લોકોની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે, એના ઉપર જરૂરિયાત પડી તો અમે એના પર કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડની ચર્ચા કરીને એના પર જે પણ कार्यवाही करनी पड़े एना पर हमें कार्यवाही करीશું. वापी में कोरोना की सच्ची जानकारी देकर जागरूक करने कोविड-19 वॉर रथ शुरू किया. वापी तहसील में कोरोना के केस निरंतर बढ़ रहे हैं, तब संक्रमण से बचने लोगों को जागरूक रहना ज़रूरी बना है. ऐसे में वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अब लोग संक्रमण से किस तरह बचे और कोरोना की सच्ची जानकारी देकर जागरूक करने विशेष कोविड-19 वॉर रथ शुरू करने में आया है. यह रथ कंपनियों में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा और वायरस से किस तरह बचना है इस अंतर्गत लोगों को माहिती देगा. विशेषकर उद्योग में कोरोना को ना रोका तो भयंकर स्थिति का निर्माण हो सकता है. इस बात को ध्यान में लेकर वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने रथ शुरू किया है. साथ ही में रहने वाले इलाकों में भी रथ द्वारा लोगों को कोरोना वायरस की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. वलसाड के वसियर कंट्री क्लब ने कोविड केयर को 40 बेड की मंजूरी मिलते उद्घाटन किया. वलसाड जिला में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तब निजी हॉस्पिटलों को भी कोविड-19 अस्पताल बनाने में आई है. सोमवार के दिन वलसाड डॉक्टर हाउस वशियर कंट्री क्लब में कोविड केयर को 40 बेड की मंजूरी मिलते उद्घाटन करने में आया था और अन्य हॉस्पिटलों को भी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने में आई है. उद्घाटन में पार्टी विधायक और वलसाड जिला भाजपा प्रमुख कन्हूभाई देसाई, सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, कलेक्टर आर.आर. रावल, वलसाड विधायक भरतभाई पटेल, डीडीओ अर्पिता सागर, डॉक्टर एम.एम. कुरैशी वगैरह की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हॉस्पिटल का प्रारंभ हुआ था. डॉक्टर एम.एम. कुरैशी ने बताया कि इस सेंटर में माइल्ड केसेस, डायबिटीज़, किडनी, हार्ट, कैंसर वगैरह और घर के लोगों को कोरोना का संक्रमण लगने का डर हो ऐसे मरीजों को इलाज मिलेगा. यहाँ वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन प्लांट जैसे उपकरण कंट्री क्लब के अशोक भाई देसाई ने भेंट की थी. આ સેન્ટરમાં ઓક્સિજન પૂરી દેવું નથી અને છતાં પણ સ્ટેન્ડ બાયમાં 10 જમ્બો સિલિન્ડર છૂટા આપણે રાખીએ છીએ કારણ કે ઓક્સિજન લાઈફલાઈન છે કોરોનામાં.
એ ફેસિલિટી અહીંયા કેવી રીતે કરીશું આપણે વાત થઈ પછી કે કરીશું કેવી રીતે કે આ પ્રશ્ન ફાઇનાન્સને જ્યારે બજેટ બનાવ્યું તે 67 લાખ રૂપિયાનું બજેટ હતું તો કરીશું કેમ તો ભાઈ એનો તો મારા એક્સટેન્ડેડ ચાલી છે તો વાત કરી મને કે આ ચાલી આપી આ પ્રીમાઇઝી 1 રૂપિયો નહીં આપતા આટલી ઉદારતા કેમ આનું જે વેલ્યુ છે ને આ સમયનો વધારે એટલે એમને એ જ કહ્યું કે હું એટલા માટે કહું છું કે આજે સમાજમાં આની તાની જરૂરિયાત છે અને તેવી વખતે હું संघ प्रदेश से मेहसाणा में औद्योगिक एकम में लूट चोरी के मुख्य सूत्रधार 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संघ प्रदेश सिलवासा दमन से मेहसाणा तक में औद्योगिक एकमों में रात के दौरान वॉचमैन को बंदी बनाकर लूट और चोरी गैंग के आरोपी को वलसाड एलसीबी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लूट और चोरी जैसे गंभीर गुनाह को अंजाम देती गैंग के 3 मुख्य आरोपी में अक्षय जयप्रकाश नायक, जिसकी उम्र वर्ष 26, जो मुंबई महाराष्ट्र रहता है और मूल यूपी का है, मनोज उर्फ राजू परमेश्वर दत्त त्रिपाठी, जो सिलवासा रहता है और मूल यूपी का है, सत्य प्रकाश उर्फ मुक्कू जगन नारायण मिश्रा, जिसकी उम्र वर्ष 30, जो सिलवासा रहता है और मूल एमपी का है, जिसके पास से पुरावा बिना के मिले कॉपर धातु और सिगरेट के बॉक्स और जांच करने पर मिले मोबाइल फ़ोन, नकद और गुनाह करने उपयोग मिली बोलेरो पिकअप i10 कार को मिलकर कुल 20,83,060 रुपये का माल जांच हेतु जब्त करने में आया था। पुलिस द्वारा पूछताछ करते 6 गुना के राज खोलने में सफलता मिली थी। वलसाड जिला में लव जिहाद के किस्से बढ़ते हिंदू संगठनों द्वारा ज्ञापन देने में आया। वलसाड जिला में हिंदू समाज में लव जिहाद के किस्से बढ़ रहे हैं, तब समस्त हिंदू समाज संगठन और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने में आया था। हिंदू संगठन ने ज्ञापन में बताया कि लव जिहाद की घटना पूरे वलसाड जिला में बढ़ रही है। कई हिंदू समाज की बेटी लव जिहाद की शिकार बन रही है। अभी ही वलसाड सिटी में एक लव जिहाद का किस्सा सामने आया है, जिसने जैन समाज की 22 वर्षीय बेटी को विदर्भ में 21 वर्षीय युवा ने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी कर ली और दिनांक 17/7/2020 के जैन समाज की बेटी घर से गुम हुई। वह कहाँ है, किस संजोग में होगी, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। तब पुलिस की मदद लेने का प्रयत्न किया था। पुलिस स्टेशन में बेटी के पिता की शिकायत लेने में नहीं आई थी, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों की भावना को ठेस पहुंची थी। तब पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग न मिलने से बेटी के परिवार का विश्वास उठ जाता है और कई परिवार पुलिस प्रशासन में शिकायत करने में संकोच करते हैं। ऐसी घटना से जिला के हिंदू समाज पर आघात लग रहा है, जिसकी वजह से समाज की शांति जोखमी होने का भय उपस्थित होता है। तब जिला पुलिस प्रशासन इस मामले ध्यान दे, ऐसी रजूआत हिंदू समाज ने की थी। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
दमन में मंगलवार को 23 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। दमन में मंगलवार को 23 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। मंगलवार को 21 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 197 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 447 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में मंगलवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 117 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 30 डाबेल में, 13 कच्चीगाम में, 6 दुनेठा में, 16 दलवाड़ा में, 9 भीमपुर में, 3 वरकुंड में, 6 देवका में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 33 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 12 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। मंगलवार को 30 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 164 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 408 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 176 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 13 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 13 सामरवर्णी पंचायत में, 13 रखोली पंचायत में, 4 दपाड़ा पंचायत में, 3 खानवेल पंचायत में, 2 सिंगदोनी पंचायत में, 3 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 5 सायली पंचायत में, 14 मसाट पंचायत में, 3 सुरंगी पंचायत में, 2 कौंचा पंचायत में, 5 दुधनी पंचायत में, 2 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में और 82 सिलवासा नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में मंगलवार के दिन कोरोना के 10 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में मंगलवार के दिन कोरोना के और 10 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। मंगलवार को आए 10 केसों में से 4 वलसाड से, 2 पारडी से, 2 वापी से और 2 उमरगांव के विस्तार में से है। इसी के साथ मंगलवार को 4 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 209 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 414 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की सामान्य बैठक हुई आयोजित। DIA की 41वीं AGM एवं इलेक्शन को स्थगित करने पर की गई चर्चा। DIA कार्यालय में मंगलवार को सामान्य बैठक हुई, जिसमें सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं सावधानी बरतते हुए बैठक की। इस बैठक में DIA का 41वीं AGM एवं इलेक्शन अगली सूचना तक स्थगित करने की चर्चा हुई। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कोई कार्यक्रम एवं ज़्यादा लोग इकट्ठा पर पाबंदी होने से कुछ पदाधिकारी बैठकर आने वाले 26 अगस्त को होने वाली 41वीं AGM एवं इलेक्शन होने थे, जिसे कोरोना महामारी के चलते सदस्यों की सहमति से अगली सूचना तक स्थगित किया गया। इस बैठक में DIA के अध्यक्ष रमेश कुंदनानी, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, सेक्रेटरी सनी पारेख, खजांची शरद पुरोहित, एडवाइजर किरीट पारेख एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर की उपस्थिति रही। आज हमारे दमन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रांगण में हमारे सभी कमेटी मेंबर्स के बीच में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें अभी आप में जो प्रस्तावित DIA की अगली AGM को स्थगित की गई है और इसके साथ में होने वाले अगले अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी की जो इलेक्शन थी उसको भी स्थगित की गई है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक महामारी का प्रकोप समाज के ऊपर आगे बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक बढ़ा है, इसमें उद्योगपति जो बॉम्बे रहते हैं और दूसरी जगहों पर भी रहते हैं उनके आना मुश्किल है और इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल इसको टाला जा रहा है और अगली जैसे ही स्थिति सामान्य होगी इसकी सभा फिर से बुला ली जाएगी और इलेक्शन की प्रक्रिया फिर से की जाएगी। हम आपसे और उद्योगपतियों से, दमन के सभी नागरिकों से और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अपील करते हैं कि आप इस वैश्विक महामारी में प्रशासन द्वारा दिए गए गाइडलाइन और निर्देशों का पालन करें, SOP का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आदिवासी विकास मंत्रालय दादरा नगर हवेली जिले के लिए आवंटित किया गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। दादरा नगर हवेली में केंद्र सरकार द्वारा आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नया पारितोषिक दिया गया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज,
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग आने के बाद आदिवासी विकास मंत्रालय ने दादरा नगर हवेली को एक और बार खुश होने का नया मौका दिया है। इस संबंध में आज सिलवासा स्थित सचिवालय में जानकारी देते हुए संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की शिक्षा सचिव पूजा जैन ने शिक्षा निदेशक नीलेश गुरु की उपस्थिति में बताया कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से संघ प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं पिछले कुछ वर्षों में खोली गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा पैरामेडिकल कॉलेज तथा प्लास्टिक और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आदिवासी विकास मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका चौधरी के प्रयासों से दादरा नगर हवेली में पहला आदिवासी विद्यालय खुलने जा रहा है, जिसका नाम आदिवासी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रखा गया है और इस स्कूल में 480 सीटें निर्धारित की गई है तथा इन सीटों में समान संख्या में छात्राओं को प्रवेश दिलाया जाएगा। इस विद्यालय को बनाने के लिए जिले के सेल्टी गांव में 7.83 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है और इसी वर्ष से इसका निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। कोलकाता की कंस्ट्रक्शन कंपनी इस विद्यालय का निर्माण करेगी, क्योंकि इस विद्यालय में सभी पैटर्न और डिजाइन आदिवासी मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं। उसी आधार पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रवेश पाने के लिए बच्चों को प्रवेश परीक्षा नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर देना होगा और जिन बच्चों का चयन होगा उन्हीं बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इस विद्यालय में एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ बच्चे के सार्वभौमिक विकास संबंधित शिक्षाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा सचिव पूजा जैन ने बताया कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से यह विद्यालय इसी शैक्षणिक वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए खेड़ी में सरकारी विद्यालय का चयन किया गया है, जहां पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय चलाया जाएगा और जब इसका भवन बन जाएगा तो यह विद्यालय सेल्टी में स्थानांतरित हो जाएगा। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सिलवासा के लिए दादर नगर हवेली के लिए एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है और यह एसटी स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ये बेसिकली क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, उसमें हर तरीके की फैसिलिटीज़ रहती है। भारत सरकार इसके अंदर पूरा सपोर्ट करती है बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। तो इसमें सभी एसटी स्टूडेंट्स रहेंगे कक्षा 6वीं से 12वीं तक के और स्कूल बिल्डिंग रहेगी, प्लेग्राउंड रहेगा, हॉस्टल रहेगा, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स रहेंगे, टीचर्स के लिए टोटल बच्चे 480 रहेंगे, 480। दादरा नगर हवेली में ये दादर नगर हवेली में ही है। ये जहाँ एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनके लिए दिया जाता है। वो इक्वल बॉयज़ इक्वल गर्ल्स रहते हैं। तो एक कक्षा के अंदर जैसे 60 बच्चे रहते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो 60 बच्चे रहेंगे, 2 सेक्शंस रहेंगे 30 ईच के, तो उतने बॉयज़ और उतने गर्ल्स तो साथ में ही पढ़ेंगे, लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे। 11वीं 12वीं के अंदर वही 3 स्ट्रीम्स होती हैं। अब ये धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, बट अभी तक के लिए यही है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस रहेगी और उसमें 30 स्टूडेंट्स रहेंगे। 11th में भी ऐसे, 12th में भी ऐसे। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 480 बच्चे हमारे हो जाते हैं इससे। इसमें टीचर रिक्रूटमेंट जो होगा वो भी एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के फिक्स्ड रूल्स हैं उन्हीं के तहत होगा। और अभी तक ये स्कूल हम इसी साल स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर दादर नगर हवेली की तरफ से यहाँ पे अभी ऑलरेडी लैंड अलॉट हो चुकी है शेल्टी के अंदर। तो 7.83 हेक्टेयर्स लैंड है जो शेल्टी में अलॉट हुई है एकलव्य स्कूल के लिए, जिसको देख के ही भारत सरकार अप्रूव करती है कि अगर हमारे पास ज़मीन है तो हमें ये अप्रूवल मिलता है। तो वो हमें मिल गया है फाइनली और इसके लिए कंस्ट्रक्शन एजेंसी भी भारत सरकार तय कर चुकी है हमारे लिए। तो यहाँ जो स्कूल बनाएगा वो एक कोलकाता की एजेंसी है और वो यहाँ आके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगी। इनके लेआउट फिक्स्ड होते हैं हर जगह, तो वो उसके तहत यहाँ आके कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली स्कूल रहेगा जिसको हम इस साल स्टार्ट करने की उसमें है। तो इसी साल के लिए हमें सेक्शन मिला है बहुत फॉलोअप के बाद। और अंत में यही सब डिटेल्स देते हुए बेसिकली मैं अपने दिल से, हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के भी माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और श्रीमती रेणुका सिंह मैडम का, जिन्होंने ये इस प्रदेश पे इतनी बड़ी कृपा बरसाई है और हमारे बच्चों के लिए, ट्राइबल बच्चों के लिए एक बहुत ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, बहुत ही अच्छा स्कूल और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ ये स्कूल खुलने जा रहा है। ये हमारे बहुत अच्छे स्कूल्स हैं बाकी भी जगहों पे, एक हमारे ट्राइबल एरिया के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी और अनेक प्रयासों के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की डायरेक्शन से ये फाइनली एक स्कूल हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो हम इसको जल्दी स्टार्ट करें। भाई बहन का पवित्र बंधन मतलब रक्षाबंधन और इस दिन मछुआरों द्वारा भी नारियली पूनम मनाई जाती है। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और सिर्फ 2 व्यक्तियों द्वारा नाव पर आकर पूजा करने में आई थी। रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के लिए महत्व का है, पर इसके साथ मछुआरों के लिए भी महत्व का है। इस दिवस पर मछुआरे भाइयों द्वारा नारियली पूनम के रूप में मनाने में आता है और समुद्र और नाव की पूजा करने में आती है। वलसाड में तटीय विस्तार में रहते मछुआरों द्वारा सालों से नारियली पूनम मनाने में आती है। इस पूजा द्वारा समुद्र देव 12 माह मछुआरे भाइयों की रक्षा करते हैं। समाज के रीति रिवाज अनुसार सभी मछुआरे नारियल लेकर पूजा में बैठते हैं और समुद्र देव को ठंडा कर मछली पकड़ने जाते हैं और समुद्र देव को मनाने का प्रयास करते हैं। हाल चल रही कोरोना महामारी की वजह से कई मछुआरे द्वारा पूजा करने सोशल डिस्टेंसिंग और सिर्फ 2 व्यक्ति द्वारा नाव पर जाकर पूजा करने में आई। આ દરિયાની પૂજામાં આ વખતે અમે દરિયામાંથી પાણી ઘરે લાવી ને ઘરે જ પૂજા કરી છે અને આ વખતે આ જે નારિયેલી પૂનમ છે એમાં છે અમારા બાપ દાદાઓ જે પ્રથા પહેલે આવેલી છે, ચાલતી આવેલી છે તે પ્રમાણે અમે કરીએ છીએ અને આમાં માલપુઆ, પેંડા અને જે કંઈ પૂજાની સામગ્રી છે એ લઈને આ બોટ પર અમે પૂજા કરીએ છીએ। આનાથી શું થાય? આનાથી પૂજા શા માટે કરવું? આ પૂજા એક તો અમે છેરા ચોરવાનું કીધી, આજે છેરા એટલે છેરાની પૂજા કરીએ છીએ ને અમારી ભાષામાં પગર કહીએ એને। પગર છોડવાને તરીકે બી આજે અમે આવ્યા છે। પગર છોડી અને એની પૂજા કરવામાં આવે છે। જે દિવસે અમે આ દંડો કરીને પગર બાંધીએ છીએ, દંડો કરીને આવીને પગર બાંધીએ છીએ, તે રીતે અમે જખો કે ઓખા જવા માટે પાગરને છોડવામાં આવે છે। તે જ પાગરને છોડવામાં આવે છે પૂજા વિધિ કરીને। અને હવે પછીથી બોટમાં બોટ દરિયામાં જશે? હા, હવે પછી બોટ દરિયા જવા છોડવા વગર જઈએ નહીં અમે। એટલે કંઈ નહીં, હવે પછી થોડાક દિવસમાં અમે જખો કાંઠા ઓખા બંદર જવાના છે। भारत की सरहद का रक्षण करने वाले सैनिकों को राखी बेचकर इनरव्हील क्लब की महिलाओं ने रक्षाबंधन का अनोखा त्योहार मनाया। भारत का सबसे प्रसिद्ध रक्षाबंधन का त्योहार उमरगांव इनरव्हील क्लब के प्रमुख रत्ना रोप, सेक्रेटरी मयूरी पंचाल और उनकी टीम द्वारा भारत की सरहद का रक्षण करने वाले सैनिकों को 125 राखी 6 बॉर्डर पर भेजकर रक्षाबंधन का अनोखा त्योहार मनाया। रक्षाबंधन का एक त्यौहार भारत का सबसे प्रसिद्ध भारतीय घरों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह एक उत्सव है जो भाई बहन के बीच के बंधन को प्रकाशित करता है। यह दिवस अपने भाई बहन के साथ प्यार बेचने का और उपहार देने का है। यह खुशी का त्यौहार भाई बहन की प्रतिज्ञा पूरी करने मनाने में आता है, क्योंकि भाई उसकी बहन को सभी मुसीबतों से बचाने की शपथ लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन हम इसलिए राखी बांधते हैं क्योंकि भाई हमें सभी दुष्ट शक्ति से बचाने का वचन देते हैं। उसी तरह राष्ट्र की रक्षा के लिए सरहद पर लड़ते हमारे सैनिक भी इस कीमती उपहार के लायक है। इस दिन बहन अपने भाई की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा करती है। रक्षाबंधन हमारे जवानों के लिए प्यार और खुशी का अनुभव करने का श्रेष्ठ मौका है, जब वह अपनी बहनों के साथ यह उत्सव मनाने असमर्थ होते हैं। पार्टी में कोरोना महामारी की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार सादगी से मनाया। हाल पूरे देश में कोरोना महामारी की असर रक्षाबंधन के त्योहार में दिखने को मिली थी, जिससे पार्टी में भाई बहनों ने रक्षाबंधन का त्योहार सादगी से मनाया। पार्डी, वापी, उदवाड़ा, वलसाड, धर्मपुर वगैरह शहरों में भी रक्षाबंधन का त्यौहार सादगी से मनाया था। साथ ही में हाल दमन में ई पास सिस्टम की वजह से राखी बांधने दमन ना जा सकी बहनों में नाराजगी दिखने को मिली थी।
करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड के सिविल अस्पताल में उचित उपचार न मिलते मरीजों के परिजनों ने मचाया हंगामा। सिलवासा भाजपा के कार्यालय पर अंधेरे में लहराता रहा तिरंगा। वलसाड जिला में लव जिहाद के मामले बढ़ते हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। दादरा नगर हवेली में जल्दी शुरू होगी एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एसपी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत ईद गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big.
That's massive. Two halves. One match. Bowden has got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. Like literally, you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network. राम मंदिर शिलान्यास पर सबसे बड़ी कवरेज जय सिया राम, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।